बुक्स न्यूज इवेंट्स के इस एक नई एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसमें एक विचित्र बीमारी है, कुछ झूठे डॉक्टर्स हैं और एक दुश्मन सेना। एक ऐसी बीमारी जिसने लोगों की जान बचाई, कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी करते हुए झूठ बोला और एक दुश्मन सेना जिससे डराकर भगा दिया गया। क्या है इन तीनों का आपस में रिलेशन और किस तरह से यह कहानी इतिहास के सबसे अजीब कहानियों में से एक है, आइए सुनते हैं। यह किस्सा है साल 1943 का। नाजी जर्मनी लगभग पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर चुका था। हालांकि 1943 के जुलाई और अगस्त के महीने में बैटल ऑफ कर्क्स हुई थी, जिसमें रशिया ने जर्मनी को करारी हार दी थी और ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी का बढ़ना रुक चुका था। पर फिर भी जर्मन आर्मी नई टेरिटरी पर अपना अधिकार बढ़ाती जा रही थी। जर्मनी की सेना साउथ की तरफ चलते हुए इटली तक जा पहुंची थी। क्योंकि इटली जर्मनी का मित्र देश था, इसलिए जर्मन सेना वहां लड़ने के उद्देश्य से नहीं गई थी, बल्कि मेडिटेरेनियन सी को कंट्रोल करना और अफ्रीका में अपना प्रभाव दोबारा जमाना उसका पर्पस था। अफ्रीका में ब्रिटिश फील्ड मार्शल मॉन्टेगोमरी के हाथों जर्मन्स को करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिसकी पीड़ा हिटलर के मन में घर कर गई थी। सितंबर 1943 में जर्मन आर्मी ने इटली के लगभग सभी बड़े शहरों में अपने सैन्य ठिकाने बना लिए थे, जिसमें राजधानी यानी कैपिटल रोम भी शामिल था। जर्मन आर्मी ने आज के वेटिकन सिटी और आसपास के इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। रोम के अंदर काफ़ी बड़ी ज्यू पॉपुलेशन थी। ये ज्यूज काफ़ी लंबे समय से इटली में रह रहे थे और ऐसा माना जाता है कि यूरोप में अगर सबसे पुरानी कहीं ज्यू सेटलमेंट थी तो वो रोम में ही थी। जर्मन आर्मी को ज्यूज के लिए हिटलर की पॉलिसी का पता था, इसलिए वो ज्यूज नेबरहुड यानी ज्यूज कस्बों से लोगों को उठाकर ज़बरदस्ती जर्मनी भेज रहे थे। जिन ट्रेन या ट्रक से इस आर्मी के लिए जर्मनी से इटली तक रसद आती थी, उन्हीं ट्रेन्स और ट्रक्स में वापस जाते हुए ज्यूज को भरकर जर्मनी भेज दिया जाता था। इटली में सब जानते थे कि इन ज्यूज के साथ क्या होने वाला था, लेकिन वे खुलकर जर्मन आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इटली की सरकार और उनके प्रीमियर मुसोलिनी हिटलर के कट्टर समर्थक थे। लोग चाहकर भी ज्यूज की मदद नहीं कर पा रहे थे। उधर इटली का एडमिनिस्ट्रेशन खुद जर्मन आर्मी को ज्यूज नेबरहुड यानी ज्यू कस्बों की जानकारी दे रहा था। इसी तरह ज्यूज के ठिकानों पर हमला करते हुए जर्मन आर्मी टाइबर नदी के किनारे पर बसी हुई एक ज्यू बस्ती तक जा पहुंचे। उन्होंने वहां से कई ज्यूज फैमिली को अरेस्ट कर लिया और अपने ट्रक्स पर चढ़ा लिया। पर उस ऑपरेशन के इंचार्ज को ऐसा लग रहा था कि पकड़े गए लोग उस बस्ती में घरों की संख्या के मुकाबले काफी कम है। उसे लगा या तो ये लोग जंगलों में भाग गए हैं या आसपास कहीं छुपे हुए हैं। जब उसने अपना यह शक अपने सीनियर ऑफिसर को बताया तो उन्होंने आसपास के इलाकों की तलाशी लेने का आदेश दिया। टाइबर नदी के बीच में एक आइलैंड यानी द्वीप था। उस आइलैंड पर एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल का नाम था फाटा बेने फेटेली। यह बहुत ही पुराना और काफ़ी फेमस हॉस्पिटल था, जिसकी स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1585 में हुई थी। जर्मन आर्मी को शक था कि यहाँ कुछ लोग छुपे हो सकते हैं, क्योंकि एक तो यह ज्यू इलाके के काफ़ी पास था और दूसरा अभी तक यह जर्मन कंट्रोल में नहीं लिया गया था। इसलिए इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण शुरू किया गया। जर्मन आर्मी का शक और पुख्ता तब हुआ जब उन्होंने पाया कि हॉस्पिटल तो पूरा भरा हुआ है, ना तो आसपास कोई युद्ध हो रहा था और ना ही कोई बीमारी फैली हुई थी। ऐसे में हॉस्पिटल का पूरा भरा होना कुछ गड़बड़ बतला रहा था। हॉस्पिटल का जब इंस्पेक्शन शुरू हुआ तो जर्मन आर्मी ने पाया कि वहाँ खांसी यानी कफ के काफ़ी पेशेंट्स थे। ये पेशेंट्स लगातार खांसते रहते और डॉक्टर्स भी ऐसे वार्ड्स विजिट करने से बचते थे। हालांकि इस बीमारी के पेशेंट्स सभी एज ग्रुप के थे, पर बच्चे इसमें बड़ी संख्या में थे। जर्मन आर्मी को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जब पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड देखा तो उसमें कुछ खास नहीं पाया, पर बड़े शब्दों में के लिखा हुआ था। कुछ समझ ना आता देख जर्मन्स ने सीनियर डॉक्टर्स की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में डॉक्टर्स ने बताया कि आसपास के इलाकों में एक बीमारी फैली हुई है जिसका कोई पुराना मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये एक बिल्कुल नई बीमारी है जिसका नाम सिंड्रोम के रखा गया है। इस बीमारी में मरीज को बहुत तेज और बहुत देर तक खांसी आती है। किसी किसी केस में बुखार भी होता है और इस बीमारी में आगे चलकर चेहरा डिसफिगर यानी कुरूप हो जाता है और उसके बाद मृत्यु तय है। यह बीमारी छूत की बीमारी यानी कंटेजियस है और काफ़ी तेजी से फैल रही है। डॉक्टर्स इसका कोई इलाज तब तक नहीं खोज पाए थे।
इतना सुनकर जर्मन आर्मी काफ़ी घबरा गई। उन्होंने तुरंत उस हॉस्पिटल से अपने जनरल्स वापस बुला लिए। शुरू में उन्हें लग रहा था कि शायद यह ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर के मरीज हैं, पर इस बीमारी का डिस्क्रिप्शन सुनकर तो वो इतना घबरा गए कि वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद जर्मन्स ने वहाँ आसपास के इलाकों से तलाशी भी बंद कर दी और आगे बढ़ गए। इसके बाद इस बीमारी का कोई दूसरा आउटब्रेक सुनने या पढ़ने को नहीं मिला। ऐसा लगा कि यह बीमारी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। ना तो इसका जिक्र किसी मेडिकल रिकॉर्ड में आया और ना ही किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर बात की गई। यह बीमारी जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से कहीं गायब हो गई। जो डॉक्टर्स की टीम इस बीमारी को हैंडल कर रही थी उसमें थे डॉक्टर जियोविनी बोरेमेओ, डॉक्टर एड्रियानो ओसिचिनी और डॉक्टर विटेरियो सकार्डोटी। धीरे धीरे लोग इस बीमारी को भूल गए और किसी ने इस पर कोई फर्दर स्टडी नहीं की। इसके बाद ईयर 2004 में बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें डॉक्टर विटोरियो स्कार्डोटी ने इस बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सिंड्रोम के जैसी कोई बीमारी असल में थी ही नहीं। डॉक्टर एंटोनियो ओसिचिनी, जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक एंटी फासिस्ट एक्टिविस्ट भी थे, उन्हें इस तरह ज्यूज का कत्ले आम बर्दाश्त नहीं था। वो कुछ भी करके ज्यूज को और ख़ासकर बच्चों को बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक इमेजनरी बीमारी बनाई जिसका नाम रखा गया सिंड्रोम के। इस बीमारी के लक्षण सिंपल रखे गए जैसे कि खांसी, और इसे डरावना बनाने के लिए इसमें फेस का डिसफिगर्ड हो जाना और मृत्यु को भी ऐड कर दिया गया। डॉक्टर इस बीमारी के बारे में सोच ही रहे थे कि ज्यूज हॉस्पिटल में शरण मांगने आने लग गए। डॉक्टर्स के पास जितने बेड थे उन्होंने उतने लोग एडमिट कर लिए और बाकी लोग पास के जंगलों में भाग गए। जिन लोगों को इस बीमारी में एडमिट किया गया था उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स में सिंड्रोम के या सिर्फ के लिख दिया जाता था। इसका मतलब होता था कि ये पेशेंट ज्यू है, हेल्दी है और डॉक्टर्स को उसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करके बाकी असली पेशेंट्स को देखना है। बच्चों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो जैसे ही किसी जर्मन आर्मी पर्सनल को देखें तो जोर जोर से खांसने लगें। प्लान का असर वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। जर्मन्स ने घबराकर हॉस्पिटल खाली कर दिया और डॉक्टर्स ने बहुत सारी जिंदगियां बिना इलाज के सिर्फ एक बीमारी के नाम से बचा ली। इस खुलासे के बाद हॉस्पिटल को हाउस ऑफ लाइफ का ऑनर यानी खिताब दिया गया। सभी डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। पर एक सवाल सबके दिमाग में अभी भी था और वो ये कि सिंड्रोम के ही क्यों, ए, बी, सी या कोई और अल्फाबेट क्यों नहीं? इसका जवाब दो नामों में छिपा हुआ था। एक था जर्मन कमांडर कैसरेलिंग, जिसने यूरोप पर ऑक्यूपेशन के काम को अंजाम दिया था, और दूसरा था केपलर, जो कि सिटी पुलिस का चीफ था और अपनी हीनियस क्राइम्स के लिए काफ़ी फेमस था। इस इमेजिनरी बीमारी का पर्पस था लोगों को इन दोनों से बचाना, इसलिए इस बीमारी का नाम सिंड्रोम के रखा गया था। तो इस तरह 3 डॉक्टर्स की इंटेलिजेंट प्लानिंग की वजह से न जाने कितनी जिंदगियों को बचा लिया गया। इतिहास में ये एक अकेला ऐसा मौका है जब डॉक्टर्स ने जानबूझकर एक झूठी बीमारी को जन्म दिया, लेकिन इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं था बल्कि मरीजों की जान बचाना था। डॉक्टर्स को यूं तो भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन इस कहानी में बताए गए तीनों डॉक्टर्स एक सैनिक थे जिन्होंने डॉक्टर के भेष में न सिर्फ जर्मन आर्मी का मुकाबला किया बल्कि उन्हें वहां से भगा दिया। न जाने कितने ज्यूज इस बीमारी का नाम लेकर बचे। ये डॉक्टर्स आज भी अपने इंसानियत के लिए याद किए जाते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और भविष्य में आप ऐसी ही कहानियाँ लगातार सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।